मैं डॉक्टर राजवीर सिंह, प्रोफेसर सस्य विज्ञान विभाग, राजा बलवंत सिंह महाविद्यालय बिचपुरी में कार्यरत हूँ। आज मैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसे टिकाऊ कृषि, समगतशील कृषि या समग्र कृषि के नाम से जाना जाता है, और वर्तमान परिस्थितियों में इसकी आज बहुत आवश्यकता है। तो इसी संदर्भ में मेरा ये पूरा लेक्चर आज रहेगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और उसका पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में 65% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है तथा ये अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इसलिए कृषि को इस देश के जनजीवन की चेतना कहते हैं। कृषि ही उनकी मुख्य समृद्धि का एकमात्र साधन है तथा गौरवपूर्ण भविष्य की आशा एवं प्रगति का विश्वास है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर अवलोकन करें तो कृषि ही समस्त भारतीयों का असीम बल तथा जागृति का केंद्र बिंदु है। कृषि ही समस्त भारतीयों का असीम बल, जैसा कि मैं कह रहा था, तथा जागृति के केंद्र बिंदु के कारण केवल कृषि का क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी प्रगति स्थिर नहीं होती है। अगर हम कृषि के क्षेत्र में असफल रहे तो अन्य सभी क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धि का कोई भी अर्थ नहीं होगा। हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों जैसे उपजाऊ भूमि, वर्षा एवं जल के अन्य स्रोत एवं सूर्य के प्रकाश की भरमार है। एक तरफ हम विकास की ओर जा रहे हैं तो दूसरी तरफ तेज गति से बढ़ती हुई अपार जनसंख्या की समस्या हमारे सामने है। इसलिए आज आवश्यकता है कृषि के उत्पादन की वृद्धि दर का विकास हो। सिंचित एवं सघन कृषि के इस दौर में, जैसा आप सभी जानते हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बिना कृषि रसायनों के आप सफलतम खेती कर सकते हैं? किंतु यदि इस संदर्भ में जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा उनका अगर हम सहयोग लें तो इस तरह से विकसित पौधे जो कि इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीजेस, एक्सेस साल्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं, एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है, बढ़ता हुआ जो टेम्परेचर है, उसके प्रति हम रेजिस्टेंट वैराइटीज़ को जो है फॉलो कर सकते हैं। यानी थर्मो एंड फोटो इंसेंसिटिव वैराइटीज़ को हम डेवलप कर सकते हैं, जो नई चुनौतियां हमारे सामने इस समय आ रही हैं। दूसरी तरफ हम सिंचित क्षेत्रों में रसायनों पर आधारित जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, सघन खेती है, करने के कारण रसायनों का जो इंडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है, एक स्तर पर आकर जो खेती है हमारी आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी हो चली है, क्योंकि लगातार जो कृषि निवेश हैं, इनपुट्स के माध्यम से खर्चा लगातार इंटेंसिव एग्रीकल्चर में बढ़ रहा है और
आउटपुट के रूप में जो इनकम है वो उतना हमें नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो एग्रीकल्चर हमारा है वो अनइकोनॉमिकल होता जा रहा है। दूसरी ओर असिंचित क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं आपसे, जहाँ रासायनिक खादों का प्रयोग तो कम हो रहा है, लेकिन ड्राईलैंड एरियाज़ में भी एग्रोकेमिकल्स के रूप में जो हम पेस्टिसाइड या फंजीसाइड्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो उन क्षेत्रों में भी अनइरिगेटेड एरियाज़ में एग्रोकेमिकल्स का प्रयोग वहाँ भी उस तरह से हो रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सॉइल का ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जिसे दोहन कह सकते हैं, जिसके कारण असंतुलन बना हुआ है। कहीं कहीं पर आवश्यकता से अधिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जिसमें खासतौर से आप देख रहे हैं यूरिया का लगातार प्रयोग जो बढ़ रहा है, इम्बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इसके कारण पोषक तत्वों की आपूर्ति को हम केवल रसायन उर्वरकों के द्वारा कर रहे हैं, जबकि उसके साथ साथ हमें जो जैविक स्रोत हैं पौधों के पोषण के, जिसमें ऑर्गेनिक मैन्योर्स, जीवांश खादें हैं, जीवांश खादों में जैसे गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, शहरी कंपोस्ट है, जो म्यूनिसिपल वेस्ट जो निकल रहा है, शहरों से जो कचरा प्रबंधन हो रहा है, उसको भी हम कहीं ना कहीं इसको पौधों फसलों के लिए उसके पोषण में हम उनका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हरी खादें हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हमें इन दूसरे स्रोतों को भी इसमें आगे लाना है। दूसरी तरफ एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी एवं नेचुरल रिसोर्सेज में बैलेंस बनाना होगा। इनको कंजर्व करने की आज आवश्यकता है। इन सभी बताई गई चुनौतियों को स्वीकार करते हुए बदलते पर्यावरण में कृषि निर्वाह को प्राथमिकता देनी होगी। इसका मुख्य उद्देश्य होगा भविष्य में आर्थिक दृष्टि से कारगर, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, सामाजिक दृष्टि से सुसंगत प्रौद्योगिकी जो कम लागत पर अधिकतम उत्पादन दे सके। इस प्रकार कहा जा सकता है कि टिकाऊ कृषि मानव जाति को निरंतर खुशहाली प्रदान करने के लिए अति आवश्यक है। तो इस तरह से हमारा जो आज जो आवश्यकता है टिकाऊ खेती की, इन जो बर्निंग इश्यूज़ हैं, इन सब को लेते हुए हमें आज सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ना होगा। दूसरा जो पॉइंट आता है अब इसका डेफिनेशन, टिकाऊ खेती किसे कहते हैं। एक परिभाषा के रूप में अगर हम इसको लेते हैं तो सबसे पहले मुझे याद आ रहे हैं भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन साहब, जो कि भारत ही नहीं बल्कि विश्वविख्यात प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक हैं, और उन्होंने इस देश की हरित क्रांति के लिए ये देश सदा रेडी रहेगा। उन्होंने जो परिभाषा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बताई है, उसे मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि बदलते पर्यावरण में धरती का तापमान बढ़ना, समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी होना एवं ओजोन परत में क्षति आदि विषमताएं सम्मिलित हैं। इन सब के बावजूद कृषि को टिकाऊ स्वरूप के अनुकूल ढालना होगा, ताकि दुनिया की बढ़ती आबादी को खिलाने लायक अनाज पैदा करने के लिए उत्पादकता का बढ़ा हुआ स्तर
बराबर बना रहे। तो आपने इस पूरे डेफिनेशन के माध्यम से जो प्रॉब्लम्स हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज की बात आ रही है, दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग के कारण, और ओजोन परत जो हमारे एनवायरनमेंट में ओजोन जो लेयर है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है डायरेक्ट रूप से पृथ्वी पर आने से, और अगर ये ऐसे ही अगर चलता रहा तो ओजोन परत के डिस्ट्रॉय होने से कैंसर और उस तरह की बहुत सारी बीमारियां और विषमताएं हमारे पर्यावरण में पैदा होने का खतरा दिखाई दे रहा है। तो एक ये परिभाषा है। दूसरा एक डेफिनेशन इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद, वहाँ से भी एक टिकाऊ खेती की परिभाषा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों का सफल प्रबंध जिसके द्वारा निरंतर फसलोत्पादन में वृद्धि करके आम जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, पर्यावरण को शुद्ध रखना तथा सभी प्राकृतिक संसाधनों को भविष्य के लिए संचित रखना ही टिकाऊ कृषि कहलाता है। तो दोनों ही परिभाषाओं में अगर हम देखें तो दो तीन चीज़ें कॉमन हैं कि हमें हमारे जो प्राकृतिक स्रोत हैं, मिट्टी, पानी और पर्यावरण, इनको कंजर्व करना है, और कंजर्व करने के साथ साथ जो पॉपुलेशन, एवर ग्रोइंग जो पॉपुलेशन है, लगातार जो जनसंख्या बढ़ रही है, उसके लिए खाद्यान्न आपूर्ति को हमें सुचारू रूप से सतत गति से बढ़ाना है। लेकिन खाद्यान्नों के उत्पादन के बढ़ाने की गति प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये पूरा का पूरा एक कंक्लूजन टिकाऊ कृषि का है कि सारी चीज़ों को बढ़ाना है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए उनको हमें बूस्ट अप करना है, उनका समृद्धिकरण करना है, फोर्टिफिकेशन करना है। तो ये एक मूल बात टिकाऊ खेती, जैसा आप नाम है टिकाऊ या समग्र, समग्रता लिए हुए, दूसरा समन्वित, और आगे बढ़ें समगतिशील, समान गति से निरंतर बढ़ते हुए अगर जाना है तो हमें इस तरह की बातें करना होगा। और इसकी शुरुआत मैं आपको बता दूं, मुझे याद आ रहा है 1992 ब्राज़ील का एक देश है, ब्राज़ील देश का एक शहर रियो डी जेनेरो, उसमें पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और उसमें वर्ल्ड के जाने माने क्लाइमेटोलॉजिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट सभी देशों से वहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में आए थे, और वहाँ से हमारे देश का प्रतिनिधित्व डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन साहब ने किया था। तो वहाँ से ये टिकाऊ खेती की जो कॉन्सेप्ट है वो 1992 से शुरू हुआ, जो कि आज होते होते हम लोग विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में भी अब ये सब चीज़ें आ गई हैं कि हमें इन सब चीज़ों को साथ लेके चलना होगा। तो वहाँ से इसका शुरुआत हुई। उसके बाद डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी ने टिकाऊ खेती पर एक बुक भी उन्होंने निकाली, टिकाऊ खेती का रास्ता रियो डी जेनेरो से। तो जो चीज़ें आपसे मैं डिस्कस कर रहा था तो वो ये सब चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब तीसरा जो इशू है हमारा वो
प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कि किस राह पर हम चल के खेती को टिकाऊ स्वरूप दे सकते हैं। जो मॉडर्न एग्रीकल्चर का जो स्वरूप है, आप सब लोग विदित हैं, तमाम प्लेटफॉर्म पर गवर्नमेंट के द्वारा, गोष्ठियों में, आम जनमानस में ये सब चीज़ें आ रही हैं कि भाई अब खेती रासायनिक खेती का स्वरूप ले लिया है। तो मॉडर्न एग्रीकल्चर को हम किस तरह से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए भी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी ने ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स उन्होंने बताए कि इन प्रिंसिपल्स पर हमें ध्यान देकर मॉडर्न एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला जो प्रिंसिपल है इसका, सॉयल रिलेटेड इश्यूज। सॉयल रिलेटेड इश्यूज में आप देख रहे हैं मिट्टी के अंदर आज जो उसकी फर्टिलिटी है, मृदा उर्वरता को अगर हम डिफाइन करें तो इस तरह से कर सकते हैं, द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू प्रोवाइड all the essential plant nutrients in available form for the plant and crops। यानी सभी आवश्यक पोषक तत्वों को पौधों को या फसलों को प्रदान करने की जो क्षमता है, उसको हम मृदा उर्वरता कहते हैं। तो सॉइल फर्टिलिटी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, उसका अम्लीयता की बात है, एसिडिटी है, एल्कैलिनिटी है, और इरोजन से संबंधित समस्याएं हैं। तो मिट्टी की जो समस्या बेसिकली है, और आप देख रहे हैं सॉइल हमारी जो है थ्रस्टी तो हैं, प्यासी भी हैं, और उसके साथ साथ हंगरी भी हैं, भूखी इस सेंस में बोल रहा हूं मैं कि उसके अंदर जीवांश कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर में 57% ऑर्गेनिक कार्बन होता है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे देश की मिट्टी के परीक्षण के लिए सॉयल हेल्थ कार्ड जारी किए हैं। पूरे देश के किसानों की मिट्टी का परीक्षण हुआ और वहाँ की जो एनालिसिस निकल के आई कि जीवांश कार्बन मिट्टी के अंदर 0.3% से भी नीचे चला गया है, जबकि एक एवरेज सॉइल में मिनिमम 0.8 होना चाहिए। और आपको सब मालूम है मिट्टी का भोजन जीवांश खाद्य हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं। मिट्टी का भोजन और केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं है, वो पौधों का भोजन है हो सकते। तो मिट्टी के जो भौतिक, रासायनिक, बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करने के लिए हमें सॉइल हेल्थ को बिल्डअप करना है थ्रू ऑर्गेनिक्स यूज करके। और इरोडेड जो सॉइल्स, जो मृदा क्षरण की जो समस्या है, उसको भी हमें बचा के रखना है। तो ये सॉइल से, मृदा से संबंधित जितने भी इश्यूज हैं वो हम यहाँ पर इसकी चर्चा कर सकते हैं। ये इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल वाटर रिलेटेड, जो वाटर रिसोर्सेज हैं कंट्री के, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, एफिशिएंसी को बढ़ाना है। अभी बहुत सारे क्षेत्रों में हम देखते हैं कि कहीं सूखे की समस्या है, ड्रॉट एरिया है, कहीं जो देख रहे हैं हम वाटर लॉगिंग की समस्या है। जहाँ नहरी क्षेत्र है, रिवर हैं, कैनाल्स हैं, उनके एडजॉइनिंग एरिया में वाटर लॉगिंग हो रहा है। और जहाँ बहुत सारा एरिया हमारा ऐसा है जहाँ के सिंचाई के कोई साधन नहीं है, तो वहाँ पर भी ये समस्या है।
दूसरी तरफ जो सिंचित क्षेत्र है, मैं देखता हूं किसानों के खेतों पर जाकर ट्यूबवेल जो अंडरग्राउंड सबमर्सिबल के द्वारा जो सिंचाई हो रही है, तो सिंचाई में लगभग 60% एक्स्ट्रा पानी हम वेस्ट कर रहे हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल का जो दोहन लगातार हो रहा है, वहां पर भी हमें सोचना होगा। ऐसी क्रॉप्स को रोटेशन में स्थान दें जो कि कम से कम पानी चाहने वाली फसलें। हम दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, स्मॉल मिलेट्स, इसको क्रॉप रोटेशन में ले जाएं। तो सिंचित क्षेत्रों में, क्योंकि जो फ्रेश वाटर जो है हमारा, जो 1 से लेके 1.5 के रेंज में लगभग है, और इस फ्रेश वाटर का 80% हिस्सा हमारा फसलों की सिंचाई के लिए जा रहा है। और वहाँ हम वाटर यूज एफिशिएंसी को अगर देखते हैं तो बहुत सारा पानी हमारा वेस्ट हो रहा है ड्यू टू द डिफरेंट इरिगेशन मेथड्स, फॉल्टी प्रैक्टिस। तो उस चीज़ पर भी हमें काम करना है। वाटर रिलेटेड जो है उसको, पानी को हमें कंजर्व करना है, चाहे रेन वाटर है या ग्राउंड वाटर है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन को रोकना है। दूसरी तरफ डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है, घरों में जो पानी के लिए घर घर जो समरसेबल और वो सब लगी हैं, वहाँ भी बहुत ओवर एक्सप्लॉयटेशन ग्राउंड वाटर का हो रहा है। तो हमें अपने माइंड को सेट करना होगा, प्राकृतिक संपदा पानी के रूप में जो मिली है उसको बचाना होगा। तो इससे रिलेटेड जो सेकंड हमारा प्रिंसिपल उन्होंने दिया, वाटर रिलेटेड। तीसरा प्रिंसिपल है प्लांट न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, जैसा कि एक जनरल रिकमेंडेशन है, आमतौर पर फसलों में हमें जो है सॉइल टेस्ट बेस्ड रिकमेंडेशन ही क्रॉप के पोषण के लिए पोषक तत्वों को उसके हिसाब से देना चाहिए। अगर सॉइल टेस्ट की सुविधा किसानों के पास नहीं है तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने हर क्रॉप्स के लिए एक जनरल रिकमेंडेशंस दी हुई है। उन जनरल रिकमेंडेशंस के आधार पर हम क्रॉप की फीडिंग कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। लेकिन वहाँ भी देखा गया, जैसे खाद्यान्न वाली जो फसलें हैं, जैसे धान है, गेहूँ है, जौ है, ज्वार, बाजरा, मक्का, स्मॉल मिलेट्स, सबके लिए एक कॉमन पैरामीटर्स दिया गया कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, NPK। तो उसमें 4:2:1 का रेशियो होना चाहिए। 4 भाग नाइट्रोजन, 2 भाग फास्फोरस और 1 भाग पोटास। दलहनों के लिए 1:2:1, 1 पार्ट नाइट्रोजन, 2 पार्ट फास्फोरस और 1 पार्ट पोटास। इसके अलावा जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सेकेंडरी एलिमेंट्स हैं, मेजर एलिमेंट हमारा NPK हो गया। तो इन सब का बैलेंस एंड एडिक्वेट, पर्याप्त और संतुलित मात्रा में हमें इनका देना है। लेकिन पास्ट में हम देखते हैं इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, उसकी वजह से फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी घटी है। इम्बैलेंस यूज करने से क्रॉप की प्रोडक्टिविटी भी उतनी हमें अचीव नहीं हो पा रही, क्योंकि बैलेंस ही बहुत जरूरी है। जो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट गिवन बाय आर्नोन 1954, तो उस क्राइटेरिया को भी हमें कहीं ना कहीं लेके चलना है, बैलेंसी को बनाना है। दूसरा, हम प्लांट न्यूट्रिएंट्स की जो बात कर रहे हैं केवल ऑर्गेनिक और प्लस इनऑर्गेनिक दोनों मोड में उसकी फीडिंग करें, सॉइल टेस्ट बेस्ड रिकमेंडेशंस करें, इरिगेटेड एरियाज़ की क्रॉप्स के लिए उन रिकमेंडेशंस को फॉलो करें, अनइरिगेटेड एरियाज़ के लिए उसको करें। तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ को हमें रोकना होगा, जिससे कि हम
उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर सकें। सॉयल की जो मेजर प्रॉब्लम फर्टिलाइज़र से भी है, लगातार हम यूरिया दे रहे हैं, उसकी वजह से भी हमारी मिट्टियाँ जो हैं वो एसिडिक होती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं उन सब का उस पर ध्यान देना है। चौथा पॉइंट है जेनेटिक वेरिएबिलिटी, आनुवांशिक विविधता। जेनेटिक वेरिएबिलिटी को हमें मेंटेन करना होगा। इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी से। जितना भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जितने भी कल्टीवार्स वैरायटीज़ जो डेवलप की जा रही हैं, वो सब हमें कहीं ना कहीं इन्हीं पेड़ और पौधों से जो वाइल्ड रूप में खड़े हैं, उनकी जीन्स को लेके, जो जीन्स जिसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जांपल मैं आपको याद दिला दूं, मैं एक लेक्चर सुन रहा था DGICR, पूर्व में DG रहे हैं डॉक्टर मंगला राय जी। तो एक लेक्चर मैंने सुना, तो उन्होंने उसमें बताया कि समुद्र के अंदर जो वनस्पतियां हैं, मैरिन, जो हाईली सेलाइन कंडीशंस में सरवाइव कर रही हैं, उन पौधों की जीन्स को लेके हम अपनी क्रॉप्स की जीन्स में उनको डाल दें, ताकि जो हमारी मिट्टियाँ अम्लीय और क्षारीयता की तरफ बढ़ रही हैं, तो वो टॉलरेंट सी उनके अंदर विकसित हो जाए। इसी तरह से जो जीरोफिटिक प्लांट्स हैं, उनकी जीन्स को लेकर ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को जो है डेवलप की जा रही हैं। और फोटो एंड थर्मो इंसेंसिटिव, ऐसी वेराइटीज़ जिस पर न प्रकाश का प्रभाव हो, न टेम्परेचर का प्रभाव हो, न मिट्टी की जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स हैं। बहुत सारा एरिया देश के अंदर ऐसा है जो सॉइल सिकनेस की प्रॉब्लम उनके अंदर है। तो वहाँ भी हम ऐसे कल्टीवार्स को, ऐसी वेराइटीज़ को हम डेवलप कर सकते हैं। इसलिए आपको मालूम है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज NBPGR पूसा, न्यू दिल्ली, तो वहाँ इन जीन्स को, सभी वाइल्ड जो स्पीसीज हैं उनकी जीन्स को जो है कंजर्व किया जा रहा है। कोई भी स्पीसीज जो है वो विलुप्त न हो जाए, ख़त्म न हो जाए हमारे इस सिस्टम से, तो उसको हमें बचाना है। इसलिए हमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी को भी मेंटेन करना होगा, जिससे फर्दर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो हमारा काम फसलों के इम्प्रूवमेंट के लिए चल रहा है, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को डेवलप करने के लिए चल रहा है, तो वो हमें निरंतर उस पर काम होता रहे। तो इसलिए हमें इस जेनेटिक वेरिएबिलिटी को भी मेंटेन करना होगा। पांचवा प्रिंसिपल है प्लांट प्रोटेक्शन, फसल सुरक्षा। अब फसल सुरक्षा किसकी वजह से? फसल को हमें मेजर जो प्रॉब्लम आती है वो इंसेक्ट डिजीज़ और वीड्स से। इसके लिए जो एग्रोकेमिकल्स हम उसके प्रोटेक्शन के लिए दे रहे हैं, और देखने में ये आ रहा है कि जहाँ बहुत हो सकता है कि दूसरे जो रास्ते हैं कीट और बीमारियों और खरपतवारों से बचने के लिए, वो कारगर हो सकते हैं, लेकिन उन पर हम न ध्यान दे के सीधा हम एग्रोकेमिकल्स, कृषि रसायन लाए और उसको हमने क्रॉप्स में उनके कंट्रोल के लिए दे दिया। तो इन चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना होगा, प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स पर। इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ को हम जो है रोकें, और कहा भी गया है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उपचार से बचाव अच्छा है। तो उन फैक्टर्स को देखें जिसकी वजह से वो बीमारी, वो कीट, वो खरपतवार प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए हैं, और IPM फिलॉसफी, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की फिलॉसफी पर काम करना होगा। दूसरे जो रास्ते हैं, जो बायो कंट्रोल के जो रास्ते हैं, जैविक नियंत्रण के जो रास्ते हैं, वहाँ पर भी हमें इन चीज़ों पर काम करना होगा।
इसके फसलों के समय से उसका नियंत्रण आवश्यक है, लेकिन उसको हमें जुडिशियस यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स विद बायो कंट्रोल मेजर्स उसको करें। छठवां है एनर्जी। एनर्जी में कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, जो कि हमारा देश भरपूर सनलाइट, सोलर रेडिएशन हमारे पास है और तमाम जो चीज़ें हैं, तो इनमें भी हमें तालमेल बनाना होगा ताकि जो एनर्जी क्राइसिस है केवल हम पेट्रोलियम या फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंड ना रहें। जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है, जैसे आपका सोलर रेडिएशन, उसके द्वारा हम सोलर पंप और घरों में लाइट और या उस तरह की जो चीज़ें आज आ रही हैं, तो हमें एनर्जी क्राइसिस पर भी देखना होगा। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को हमें बढ़ाना है, जिसमें आपका विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उसको पे काम करें। सातवां जो महत्वपूर्ण प्रिंसिपल डॉक्टर स्वामीनाथन जी ने जो सजेस्ट किया है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी फसल की उपज के बाद की तकनीकी, जो भी प्रोड्यूस हमें मिला थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग और पूरी क्रॉप के बाद, अब हमें उसका करना क्या है। तो उसको पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज में हम उसके क्लीनिंग, स्टोरेज, वैल्यू एडिशन, अगर आपको मार्केट में अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अच्छे प्राइजेस को गेन करना है, तो कहीं ना कहीं हमें उसके उत्पाद के मूल्य को संवर्धन, जिसे कहते हैं मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन, उस पर काम करना होगा। क्योंकि रॉ मटेरियल के बहुत अच्छे दाम हमें मार्केट में नहीं मिलते। जैसे आप पोटैटो की बात कर लें, आलू है, सीजन पर इतना सस्ता हो जाता है, लेकिन अगर पोटैटो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को हम आगे लाएं, स्टार्च की इंडस्ट्री, पोटैटो से स्टार्च बनाया जा सकता है, बोध का, तमाम बातें राजनीतिक स्तर पर होती हैं, लेकिन फार्मर्स फील्ड पर उनका एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं होता है। उसी तरह से टमाटर हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, इनके वैल्यू एडिशन की आवश्यकता है। तो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पर, इस पर अभी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हमने इन चीज़ों को कर लिया तो निश्चित रूप से हमारा जो इनकम है वो काफ़ी हद तक इसमें इंक्रीज होगा निश्चित रूप से। और लास्ट दिया है फार्मिंग सिस्टम, खेती प्रणालियाँ, खेती प्रणालियाँ, फार्मिंग सिस्टम, और इससे आगे बढ़कर हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, समन्वित खेती प्रणालियाँ, इस पर भी पूरे देश में इस समय जोर दिया जा रहा है कि फार्मर्स की जो इनकम है उसको हमें किस तरह से बढ़ाना है। डबलिंग फार्मर्स इनकम, तमाम सेमिनार, सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंसेस, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बात अब ये चल रही है पूरे देश के अंदर। कृषि विज्ञान केंद्रों पर फार्मिंग सिस्टम मॉडल डेवलप किए जा चुके हैं देश के हर एक ज़िले के अंदर। वहाँ किसानों को ट्रेनिंग देकर कि हम फसलोत्पादन के साथ साथ जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो इंटरप्राइजेस हैं, जैसे फसल उत्पादन के साथ साथ हम डेयरी पालन करें, हम पोल्ट्री प्रोडक्शन करें, हम जो है फिशरी, मत्स्य पालन, इसके अलावा डकरी, बतख पालन, शीप एंड गोट रियरिंग, शहरी कल्चर, बी कीपिंग, एग्री हॉर्टी सिस्टम, फ्रूट्स वाले फलदार वृक्ष लगाएं, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट, ये कंबाइंड होलिस्टिक अप्रोच के रूप में लेके चलें। और क्रॉप्स प्रोडक्शन के साथ साथ 2, 3 या 4 कंपोनेंट्स को लेकर अगर हम समन्वित रूप से इसका प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से फार्मर्स की इनकम डबल नहीं और ज़्यादा हो सकती है। पूरे वर्ष में उसको इनकम के रास्ते जनरेट हो सकते हैं। ऐसा ही नहीं केवल फसल आई और उसी समय इनकम हुआ, वर्ष भर
ग्रामीण जनता को, पारिवारिक सदस्यों को काम मिल सकता है, उसको पोषण की सुरक्षा वहाँ पर मिल सकती है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी। तो इन सब चीज़ों को हम फार्मिंग सिस्टम से गेन कर सकते हैं। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं 8 प्रिंसिपल्स डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी ने जो सुझाए हैं, अगर उन पर हम फंडामेंटल रूप से उस पर काम करें, बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो हमारी जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसको हम धीरे धीरे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि 1950 के बाद वाला दशक और उसके बाद पहले जो हमारा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर था, पारंपरिक खेती, पारंपरिक खेती में क्या था, हमारे पास जितना भी ऑर्गेनिक मैन्योर्स, गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, उससे फसलों की फीडिंग का काम करते थे। कोई हमारे पास हाई यील्डिंग वेराइटीज़ नहीं थी, फर्टिलाइजर्स नहीं थे, सिंचाई के प्रॉपर साधन नहीं थे, टेक्निकल नो हाउ भी किसान के पास नहीं थी। उसका वो इंडिजीनस जो नॉलेज था उसके साथ हम बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन एरा के बाद डेवलपमेंट होते गए, कृषि के अंदर नई नई खोजें, नई नई प्रजातियां, फर्टिलाइजर, हर एस्पेक्ट पर रिसर्च हुआ, तो अब ये तमाम चीज़ें निकल के आ रही हैं कि आधुनिक खेती और पारंपरिक खेती, क्या खोया और क्या पाया हमने। तो यह आत्म मूल्यांकन, आत्म मंथन और ये सोचने की बात है कि हम पारंपरिक और आधुनिक खेती का समावेश करने की आवश्यकता है। और ये रास्ता जो है पारंपरिक और आधुनिक खेती के बीच से जो रास्ता जा रहा है वही टिकाऊ खेती का रास्ता है कि हमें दोनों को इंटीग्रेट करें। तो इस तरह से ये प्रिंसिपल्स के रूप में मैं आपको ये चर्चा कर रहा था। इसके बाद जो एक इसके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उन्हीं चीज़ों को आप देखेंगे। इफेक्ट ऑफ डिफरेंट प्रैक्टिसेस ऑन सॉइल प्रोडक्टिविटी, विभिन्न क्रियाओं का मृदा उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है सॉइल प्रोडक्टिविटी के ऊपर। तो दो चीज़ मैंने यहाँ पर लिया है, सॉइल इरोजन, सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक तरफ लिया है, और दूसरी तरफ सॉइल के कंजर्वेशन की प्रैक्टिसेस, और इन दोनों के बीच में सॉइल प्रोडक्टिविटी को फ्रेम अप किया। ये नेगेटिव फैक्टर्स, these are the negative factors, these are the positive factors. तो वन बाई वन सॉइल इरोजन फर्स्ट पॉइंट, मृदाक्षरण की जो प्रॉब्लम्स, चाहे विंड एंड वाटर, पानी से और हवा के द्वारा, तो हमें सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल करना है अगर उसकी हमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। सॉइल इरोजन कंट्रोल के लिए जो प्रैक्टिसेस हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस, उनको फॉलो करना है। दूसरा फैक्टर है हमारा वाटर लॉगिंग, जल भराव, जलमग्नता जिसे कहते हैं। और ये प्रॉब्लम कहाँ है, जो ग्राउंड वाटर जो है वो ऊपर है, किन क्षेत्रों में है, कैनाल एरियाज में, रिवर वाले इलाकों में, फॉल्टी इरिगेशन प्रैक्टिसेस वाले क्षेत्र। तो वहाँ देखते हैं कि बहुत सारी ज़मीन हमारी ऐसी है जो वाटर लॉगिंग कंडीशन से प्रभावित है, और वाटर लॉग्ड सॉइल्स में क्रॉप प्रोडक्शन होना बहुत मुश्किल है। कुछ ही फ्यू क्रॉप्स हैं जिनको चॉइस आपके पास है, क्योंकि पानी भरने से सॉइल के फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अफेक्टेड होते हैं। तो उसकी वजह से भी हमारी सॉइल प्रोडक्टिविटी जो है डिप्लीट होती है, घटती है। सॉइल सैलिनिटी, मृदा क्षारीयता। मृदा क्षारीयता भी कई फैक्टर्स से है। बेसिकली जो
continuous use of basic fertilizers, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, फर्टिलाइजर्स कंटिन्यूस हम उस तरह के दे रहे हैं, या सॉइल के अंदर कोई हार्ड पेन डेवलप हो गई है, लगातार जो हम टिलेज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ साल्ट का एक्यूमुलेशन अपर लेयर्स पर हो जा रहा है, या भूगर्भ जल जो है, भूमिगत जल है, वो भी सेलाइन हो सकता है, तो उसकी वजह से जो सैलिनिटी डेवलप हो रही है उसकी वजह से भी हमारी सॉइल प्रोडक्टिविटी घट रही है। एसिडिटी, अम्लीयता, अम्लीयता भी जैसा मैं एक मेजर जो फैक्टर है, लगातार जो यूरिया का प्रयोग, यूरिया अम्लीय प्रभाव का छोड़ता है मिट्टी के अंदर, तो हम 20 साल से लगातार एक सिंगल कंपोनेंट के रूप में चल रहे हैं, तो उससे भी मिट्टी का जो पीएच मान है, सैलिनिटी और एसिडिटी को किससे मेजर करते हैं? पीएच, मिट्टी का पीएच। पीएच क्या है? पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो पीएच स्केल से देखते हैं कि अगर नॉर्मल जो मिट्टी का जो पीएच है वो 7 होना चाहिए और 7 से ऊपर है तो मिट्टी जो है वो क्षारीय होती जा रही है, और 7 से नीचे है तो मिट्टी अम्लीयता की तरफ जा रही है। तो ये फैक्टर हैं जो हमारे सॉइल प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। लैक ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिट्टी के अंदर जीवांश खादें न देने से लगातार मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर कम होता जा रहा है, और जिसकी वजह से मिट्टी की जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, या उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, या तमाम जो चीज़ें हैं फर्टिलिटी से संबंधित, वो भी हमारा कहीं ना कहीं उन पर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, जो कि सॉइल प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है लीचिंग ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जो मेथड हैं फर्टिलाइजेशन के क्रॉप्स में, तो वहाँ पर भी देखते हैं कि जहाँ हैवी रेनफॉल वाले इलाके हैं या ज़्यादा पानी का यूज़ कर दिया गया है, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डीपर लेयर्स में चले जाते हैं, यानी पौधों की रूट जोन एरिया से पोषक तत्व तो अलग हो गया, नीचे चला गया, है ना, यानी तो वो भी एक समस्या है, इसको जो हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेगी। डिपोजिशन ऑफ हार्मफुल एलिमेंट्स, सॉइल सरफेस के ऊपर जो अनावश्यक और हानिकारक तत्व हैं जैसे सोडियम, जो कि ज़्यादातर सभी क्रॉप्स के लिए हार्मफुल होता है, केवल कुछ क्रॉप को छोड़ के, जैसे आपका चुकंदर के लिए ये बेनिफिशियल एलिमेंट्स का काम करता है। तो ये भी डिपोजिशन जो अपर लेयर पर हो रहा है वो भी हमारी प्रोडक्टिविटी को डिप्लीट कर रहा है। वेस्ट लैंड जो डेवलप हो रही है, वेस्ट लैंड की भी उसकी फर्टिलिटी काफ़ी कमज़ोर है, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इरोडेड लैंड्स भी हैं, तो उसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी जो है कम है। अब हम इसको प्रोडक्टिविटी को कैसे बूस्टअप कर सकते हैं, किस तरह से उसको हम बढ़ा सकते हैं, तो कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को हमें इसमें लेना है। वो 1 बाय 1 आप देख सकते हैं। पहला है टिलेज प्रैक्टिसेस। टिलेज में आज जो नया कॉन्सेप्ट हम लोग उस पर चर्चा अक्सर कर रहे हैं, कंजर्वेशन टिलेज, मिनिमम टिलेज, जीरो टिलेज की भी बात आ गई है। तो मिनिमम डिस्टर्बेंस ऑफ सॉइल सरफेस, रफनेस, अपर सरफेस को, सॉइल की जो ऊपरी परत है उसमें हम क्रॉप रेजिड्यू या उस तरह के अपर लेयर को डिस्टर्ब ना होने दें, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, ड्यू टू द रेनफॉल, ड्यू टू द डिफरेंट फैक्टर्स। तो कंजर्वेशन टिलेज करें, मिनिमम टिलेज कॉन्सेप्ट को फॉलो करें, और जहाँ जैसे पैडी वाला इलाका है, पैडी क्रॉप रोटेशन ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है, वहाँ ऐसे एग्री इक्विपमेंट्स डेवलप किए जा चुके हैं, जैसे हैप्पी सीडर है, तो हम बगैर जुताई के हार्वेस्टिंग के बाद हम डायरेक्ट भी हम सोइंग कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमारा जो पर्पज़ है, मिनिमम डिस्टरबेंस ऑफ सॉइल, जो पहले लगातार ये धारणा थी किसानों के अंदर कि जुताई ही खाद है, जितना ज़्यादा जुताई करेंगे उतनी अच्छी पैदावार हो, लेकिन ज़्यादा जुताई करने से मिट्टी के फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अफेक्ट हो रहे हैं।
इसलिए हम मिट्टी की ऊपरी सतह को हमें रफनेस और मिनिमम टिलेज उसको लेके चलें। दूसरा है क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र। लगातार एक ग्रुप की फसल लेने से इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिजीजेस का इंसिडेंस बढ़ जाता है, खरपतवारों की समस्या हमारे सामने आ जाती है। तो फसलों के ग्रुप को हमें अल्टरनेट वे में हमें चेंज करना है। सीरियल क्रॉप्स के बाद जो है पल्सेस, पल्सेस के बाद ऑयल सीड्स या फाइबर क्रॉप्स हैं, फॉडर क्रॉप्स हैं। तो बगैर किसी खर्चे के हम लो कॉस्ट इनपुट टेक्नोलॉजी, यानी कह सकते हैं कि आप फसल चक्र अपनाने से बहुत सारी जो खेती की हमारी समस्या हैं उनसे हम इससे निजात पा सकते हैं। अगला पॉइंट है ड्रेनेज। इरिगेशन की ही हम लोग ज़्यादातर बात करते हैं, लेकिन ड्रेनेज फैसिलिटी भी हमें प्रॉपर रूप से रखना चाहिए। जल निकास की सुविधा, जहाँ ज़्यादा पानी लोलैंड एरियाज़ हैं वहाँ जल निकास पर भी हमें ध्यान देना है। वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंध, जितना भी हमारा वाटर रिसोर्सेज है, चाहे हमें रेन वाटर के द्वारा, रेनफॉल के द्वारा मिल रहा है, उसको हमें वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड्स में या वाटर शेड के माध्यम से, और उस पानी को हमें, जैसा अगला पॉइंट भी है वाटर कंजर्वेशन। तो वाटर मैनेजमेंट में जो हमारा इरिगेशन के लिए जो अभी मैं आपसे पहले चर्चा किया था कि 80% पानी जो फ्रेश वाटर है हमारे पास 1 से 1.5%, उसका 80% भाग हम सिंचाई के